हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। इस वीडियो में हम लोग सेक्शन ए को कवर करने वाले हैं, जो सीबीएसई ने सैम्पल पेपर लॉन्च किया है इस साल के लिए। तो जो भी सैम्पल पेपर में क्वेश्चंस हैं वो सारे करेंगे इसे कवर। और आप लोगों की रिक्वेस्ट भी है कि सर वीडियोस की फ्रिक्वेंसी बढ़ाओ, तो वो सारी चीज़ें मैं करने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि ज़्यादा ज़्यादा वीडियोस आपको मिल पाएँ और हम क्लास 12 में बहुत तबाही मचा पाएँ। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आपको ये बता दूं, जिन बच्चों को नहीं पता कि कितने सेक्शन होते हैं क्या है, तो एक बार आप नजर डाल सकते हो कि सेक्शन ए में हमारे 18 एमसीक्यू होंगे, 2 असर्शन रीजनिंग क्वेश्चन होंगे, हर क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। सेक्शन बी में हमारे पास वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन होंगे, 2 नंबर के क्वेश्चन होंगे, 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सेक्शन सी में 6 क्वेश्चन होंगे जो 3 नंबर के होंगे, हर क्वेश्चन 3 नंबर का होगा। सेक्शन डी में 4 क्वेश्चन होंगे जिसमें हर क्वेश्चन 5 मार्क्स का होगा। और लास्ट सेक्शन ई जो है वो केस बेस्ड होगा जिसमें हर क्वेश्चन 4 मार्क्स का होगा। तो ये सारा बेसिक डिटेल आप जान सकते हो। इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं सेक्शन ए, जिसमें आपका हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा। ठीक है, चलो तो यहां पे जरा देखते हैं पहला क्वेश्चन हमसे क्या दे रखा है और कैसे करना है। देखो ए लिखा है और ये एक मैट्रिक्स का साइन है, बोला स्क्वायर मैट्रिक्स है और आपको ए स्क्वायर बताना है। अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑर्डर 2 का, तो अगर मैं मैट्रिक्स लिखूं तो क्या लिखूंगा मैं, A11, A12, A21 और A22। अगर आपने मैट्रिक्स चैप्टर कर लिया है तो हम एलिमेंट्स को कैसे लिखते हैं 2x2 में, यही तो लिखते हैं। पहला एलिमेंट क्या होगा A11, फिर क्या होगा A12, फिर क्या होगा A21 और फिर A22। अब देखो इसमें क्या लिखा था कि जो एलिमेंट है Aij वो है 1 और 0 अगर i की वैल्यू j के इक्वल नहीं है, ठीक है, और i के इक्वल j है, तो यानी कि i और j बराबर है तो 0 वैल्यू है। तो i और j बराबर का मतलब जैसे कि 1 1, तो अगर ये दोनों इक्वल हैं तो ये 0, यानी कि ये वाला एलिमेंट क्या हो गया, 0 हो गया। और अगर i और j इक्वल नहीं है तो एलिमेंट की वैल्यू कितनी है, 1 है। तो जैसे कि यहाँ पे 1 2 है, डिफरेंट है ना, तो ये 1 होगा, ऐसे ये डिफरेंट है तो 1 होगा और ये 0 होगा। ठीक है, अब आपको क्या फाइंड आउट करना है, ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर कैसे आता है, ए का मल्टीप्लाई ए में करके, तो ये ए है फिर सी का मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 1 1 0 0 1 1 0। ठीक है, ये करेंगे मल्टीप्लाई, चलो करते हैं मल्टीप्लाई। पहला रो पहला कॉलम, तो 0 इंटू 0 0, 1 इंटू 1 1, फिर इसका इसमें तो 0 और ये 0, फिर इसका इसमें करेंगे 0 और ये 0, और यहाँ पे इसमें करेंगे तो 1 इंटू 1 1 और फिर 0। तो ये आंसर आ जाएगा 1 0 0 1। क्या इसका पहले वाले का आंसर हमारा डी पार्ट आ गया, जरा चेक कर लें। तो क्या आंसर डी पार्ट आ गया, जरा चेक कर लो। फर्स्ट का ऑप्शन आ गया डी पार्ट। तो आप लोग बड़े प्यार से मल्टीप्लाई करते हैं, मेरे पास आंसर भी है, जिससे कि कोई सी टाइप की कोई एरर अगर आती हुई तो हमें पता लग जाए। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड ने बोला कि ए बी इन्वर्टिबल मैट्रिसेस हैं सेम ऑर्डर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। ठीक है, तो पहले ऑप्शन में वो देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है एडजॉइंट में, डिटरमिनेंट में और इनवर्स में। तो ए इनवर्स का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ए। ठीक है, तो अगर मैं एडजॉइंट ए की वैल्यू फाइंड आउट करूं तो इसको यहां भेज सकता हूं मल्टीप्लाई में। तो इसका मतलब ये चीज तो ठीक लिखी है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये चीज ठीक है, यानी पहला ऑप्शन तो सही है, लेकिन हमें बताना था कौन सा सही नहीं है। डिटरमिनेंट ऑफ ए इनवर्स जो होता है वो 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए होता है, ये प्रॉपर्टी है हमारे पास। तो अगर मैं इसको ऊपर ले जाऊं तो डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर -1 बन जाएगा, तो ये भी सही हो जाएगा। ये हमारी इनवर्स की मल्टीप्लाई की प्रॉपर्टी आपने देखा होगा, ये अप्लाई होती है। सी, ये जो डी ऑप्शन है, डी ऑप्शन है प्लस में ऐसी कोई आइडेंटिटी इस तरीके से ब्रेक करने की नहीं होती है। तो इसका आंसर, अब ये कहोगे सर ये कैसे याद रखना है, तो यार जब प्रॉपर्टीज पढ़ोगे तो प्रॉपर्टीज को याद रखो कि भाई कौन सी प्रॉपर्टी है कौन सी नहीं है। तो वो जब आप क्वेश्चंस करोगे प्रॉपर्टीज वाले तो वो खुद ही क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट है, आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल 9 स्क्वायर यूनिट दे रखा है और के की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो अगर आपको याद हो एरिया का जो फॉर्मूला है, देखो एरिया दे कितना रखा है हम लोगों को 9। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ, डिटरमिनेंट में x1 y1, x2 y2, x3 y3 और ये 1 1 1 और राइट साइड में कितना है 9, और इसमें एक मॉडुलस साइन लगा दीजिए। क्या लगा दीजिए, मॉडुलस साइन। ठीक है, एरिया का फॉर्मूला डिटरमिनेंट में आपने सीखा होगा। ठीक है,
अगर मैं इस मॉड को ब्रेक करूंगा तो यहां पे आता है +-9 और यहां पे तुम्हारा है हाफ डिटरमिनेंट में x1 y1 मतलब पहला वाला पॉइंट, तो -3 लिख देंगे, फिर 3 0 है 3 0 लिख दो, और फिर है 0k तो 0k लिख दीजिए, और लास्ट वाले में 1 1, ठीक है। 2 का यहां मल्टीप्लाई कर दो तो 18 बन जाएगा, और ये है -3 0 1 3 0 1 और 0k 1, और ये हो जाएगा +-18। तो इस डिटरमिनेंट को जरा सॉल्व कर लेते हैं। तो कैसे सॉल्व करते हैं आपको याद है, 3 एलिमेंट लेते हैं। तो पहला एलिमेंट -3 है, तो इसको सॉल्व करना है, तो 0 × 1 0 और माइनस का k, अगर आपको याद हो तो 0 माइनस का k आ जाएगा। अब सेकंड एलिमेंट तो 0 है, थर्ड एलिमेंट यहाँ पे 1 है, फिर ब्रैकेट आएगा, तो इसका ये और ये हाइड करोगे तो 3k आ जाएगा, यहां से कितना आएगा 3k, और वो ये 0 हो जाएगा। तो ये आपको डिटरमिनेंट लेना अगर आता है तो आप समझ पा रहे होंगे। और इधर है +-18, ठीक है। तो यहां से देखते हैं कितना आंसर आएगा, माइनस माइनस प्लस का 3k हो जाएगा, ये तो 0 है, यहाँ पे ये 3k और ये +-18, तो 6k = +-18, तो 6 से डिवाइड कर दो तो आंसर आ जाएगा +-3। तो इसका सेकंड वाले का आंसर आ गया होगा, थर्ड वाले का सॉरी कितना आ गया आप लोगों का, बी आ गया होगा, ठीक है, बी पार्ट, हाँ सही है। तो इसका आंसर आ गया बी पार्ट। क्लियर चल रहा है, समझ में आ रहा है सबको, वेरी गुड। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड में लिखा है एक f(x) फंक्शन है, कंटिन्यूअस है 0 पे और k निकालना है। अगर कोई भी फंक्शन कंटिन्यूअस है तो LHL क्या कंडीशन होती है, LHL जो है वो RHL के इक्वल होता है और वो वैल्यू FA के इक्वल होती है, यानी जिस पॉइंट पे आप लिमिट निकाल रहे हो। तो LHL अगर हम 0 पे निकालेंगे तो क्या लिखोगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस fx, और अगर यही लिमिट तुम RHL में निकालोगे तो ये बन जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस fx, ठीक है। पहले तो LHL RHL इक्वल करके ही देख लेते हैं, हो सकता है यहीं से आंसर निकल जाए, तो FA निकालने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। चलो अब देखो LHL निकालते हैं। 0 माइनस का मतलब होता है 0 से कम वाला फंक्शन, तो लेस देन 0 ये है, तो ये फंक्शन लेना पड़ेगा, यानी kx अपॉन मॉड x। और RHL में क्या लेना पड़ेगा, 0 प्लस का मतलब है 0 से बड़ा यानी 3, तो ये तो 3 आ जाएगा। अच्छा अगर आपकी x की वैल्यू 0 से कम है, LHL का मतलब होता है कि अगर ये नंबर लाइन है और ये आपका 0 है, तो 0 माइनस का मतलब होता है 0 से कम। और हमारे पास मॉड में एक प्रॉपर्टी होती है कि अगर x की वैल्यू 0 से कम है तो ये जो मॉड होता है वो -x से ब्रेक होता है, तो kx अपॉन माइनस का x, तो x से x कट गया। तो ये याद रखने वाली बात है कि जब भी आपको लग रहा है कि x की वैल्यू 0 से कम है तो मॉड को माइनस से ब्रेक करिए, तो ये माइनस ऊपर पहुंच जाएगा, तो फाइनली ये माइनस k आएगा और ये 3, तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी -3। तो इसका आंसर क्या आ गया, ए पार्ट। समझ में आया। तो ये थोड़ा अब LHL RHL अगर आपको याद हो और मॉड का प्रॉपर्टी अगर आपने कर रखा है तो आपको समझ में आ रही होगी मेरी बात, ठीक है। क्वेश्चन 5 में बोला गया है कि ये दोनों जो लाइन है वो कैसी हैं। तो जब भी लाइन वाला क्वेश्चन आए तो हमेशा जो लैम्डा के बाद लिखा हो इधर और इधर म्यू के बाद जो लिखा है, इन वेक्टर्स को जरा ध्यान से देख लेना, ठीक है, कि ये किस टाइप के हैं। तो देखो इस वेक्टर को अगर मैं लिख लूं B1 बोल दूं, इसको B1, जब आप लाइन पढ़ लोगे आपको पता चल जाएगा, इसको A1 बोलते हैं और इसको B1 बोलते हैं। तो ये B1 है 2i कैप 3j कैप -6k कैप, और B2 की बात करें B2 तो ये है 6i कैप 9j कैप और 18k कैप। अगर B2 की बात करें, इस वाले में ध्यान से देखना, अगर मैं 3 कॉमन ले लूं तो ये सेम वेक्टर आ जाएगा B1 की तरह, यानी B2 जो है वो 3 टाइम्स आ गया B1। तो अगर दो वेक्टर हैं और इसमें कुछ कांस्टेंट नंबर आ रहा है तो हम ये कहते हैं कि दो लाइन जो है वो, मतलब अगर वेक्टर्स के टर्म्स में बात करें, कोलीनियर है। कैसी है, कोलीनियर। और दो कोलीनियर लाइन ऐसी अगर इस तरीके से हैं तो पैरेलल जरूर होंगी। तो देखो अब सीधी बात है, कोलीनियर है, अब ये अलग अलग वेक्टर की पॉइंट अलग अलग हैं, ठीक है, तो अब सीधी बात वो इंटरसेक्ट करेगी नहीं, कोइंसिडेंट होगी नहीं, तो ये पैरेलल की कंडीशन होती है। वैसे भी जब आप पढ़ोगे वेक्टर वाला चैप्टर तो उसमें देखोगे कि i का जो कोफिशिएंट है और यहां पे जो i का कोफिशिएंट है कितना आ रहा है
1/3। जे का कोफिशिएंट देखो 3 अपॉन यहाँ पे 9, तो ये भी 1/3। और ये जो k का कोफिशिएंट है और यहाँ पे k का कोफिशिएंट है ये भी 1/3। अगर सारे रेशियो सेम होते हैं तो ये पैरेलल की कंडीशन होती है। तो चाहे इस तरीके से समझ लो चाहे इस तरीके से समझ लो, ठीक है, तो इसका आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा, पैरेलल। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, पैरेलल। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 6 में बोला डिग्री बताओ, और आपके पास है 1 + dy/dx का होल स्क्वायर की पावर है 3/2 इक्वल टू है d²/dx²। अब बच्चे गलती क्या कर देते हैं इस क्वेश्चन में, गलती यहां हो जाती है, सोचते हैं कि ये d² है तो यहां इधर d/dx है। तो अगर आप जब डिफरेंशियल इक्वेशन करोगे तो आपको देखा होगा इसका जो डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर है वो 2 है, क्योंकि हाईएस्ट जितने बार डेरिवेटिव होता है उसको ऑर्डर बोलते हैं, और उसकी जो पावर होती है उसको डिग्री बोलते हैं। तो कई बार हो सकता है कुछ बच्चे 1 देखेंगे, 1 ऑप्शन कहां है, जबकि 1 नहीं है। आपको याद रखना है अगर पावर फ्रैक्शन में है तो पहले इसको सिंप्लीफाई करना है। तो ये 3/2 का मतलब क्या है, 1/2 है, तो पहले स्क्वायर कर दो बोथ साइड, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड। ठीक है, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, तब डिसाइड होगा इसकी डिग्री क्या है। तो 1 + dy/dx का होल स्क्वायर, और ये 3/2 है ना, स्क्वायर का मतलब होता है मल्टीप्लाई 2 से हो जाएगा, और यहां पे आ जाएगा d²/dx² का होल स्क्वायर। ठीक है, तो 2 से 2 कट गया, ये आ गया 1 + dy/dx का होल स्क्वायर पावर 3, और ये है d²/dx²। तो अब यहां पे कहीं भी पावर फ्रैक्शन में तो है नहीं, तो जब इसको सिंप्लीफाई भी करोगे तो यहां तो d/dx ही रहेगा, चाहे जो हो जाए, चाहे a + b का अगर होल क्यूब तुमने ओपन भी कर दिया तब भी तो d/dx का टर्म रहेगा। लेकिन जो ऑर्डर होता है किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का वो आता है हाईएस्ट पावर से, यानी कितने बार हाईएस्ट डेरिवेटिव हुआ है, तो यहां पे 2 बार हुआ है, d² है ना, तो जहां से ऑर्डर आता है वहीं से डिग्री आती है, तो इसकी डिग्री 2 होगी। क्या हो जाएगी इसकी डिग्री, इसका जो ऑर्डर होगा वो भी 2 होगा और इसकी जो डिग्री है वो भी तुम्हारी 2 होगी। दोनों ही आंसर इसमें क्या होंगे, 2 होंगे। इस बात का याद रखें, इसमें तुम्हारा ऑर्डर भी 2 होगा और डिग्री भी 2 ही होगी। ठीक है, आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी कि ऑर्डर 2 है और डिग्री भी 2 है। क्लियर, चलो नेक्स्ट है, लिखा है कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ द बाउंडेड फीजिबल रीजन डिटरमाइन द सिस्टम ऑफ लीनियर कॉन्स्टेंट्स। ये कुछ पॉइंट दे रखे हैं और z दे रखा है px प्लस का qy। ठीक है, और फिर ये बोला गया है द कंडीशन ऑन p एंड q, p और q में कंडीशन बतानी है, मिनिमम ऑफ z अकर्स 3,0 और 1,1। जो z है वो मिनिमम है 3,0 और 1,1 पे। तो अगर मैंने पहले पॉइंट ले लिया 3,0, तो ये कितना आ जाएगा, p इंटू ये x होता है और ये y होता है, तो ये तो 0 हो जाएगा, ये 3p आ गया यहां से z। और फिर अगर मैं पॉइंट 1,1 ले लूं तो z कितना आ जाएगा, p इंटू 1 प्लस q इंटू 1, तो ये आ गया p प्लस q। अब ये भी z है और ये भी z है, दोनों ही पॉइंट पे मिनिमम इक्वल कर दिया, भाई दोनों पे ही मिनिमम मिल रहा है ना, तो इसकी जो वैल्यू होगी और इसकी जो वैल्यू होगी वो सेम होगी। तो 3p इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा, p प्लस q के, तो 3p माइनस p इक्वल टू क्या आ जाएगा, q, तो 2p आ जाएगा q के बराबर। तो ये कौन सा ऑप्शन है हमारे पास, 2p इक्वल टू q है कोई ऑप्शन क्या, p इक्वल टू q/2, ये आ जाएगा b पार्ट, चेक कर लो। अगर सिंप्लीफाई करोगे तो क्या b पार्ट मिल जाएगा, 7 क्वेश्चन का b पार्ट चेक करें, 7 क्वेश्चन का है b पार्ट। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। अगर आपको सब कुछ समझ में आ रहा है तो यार वीडियो को लाइक जरूर कर देना। ठीक है, अब देखो यहां पे ABCD एक रोम्बस है, अगर हम ABCD एक रोम्बस बना लें, ABCD, ठीक है, और इसके जो डायगोनल्स हैं वो E पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं। कहां करते हैं, E पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं। फिर आपसे बोला गया EA, EB, EC और ED का सम कितना है, ये सब बताना है। तो एक बताओ, हमें इतना तो पता है ना,
इन रोम्बस डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, बाइसेक्ट ईच अदर। देखो यार आपके लिए बहुत मेहनत कर रहा हूं, आपने देखा होगा मैंने लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग एनसीईआरटी करवा रहा हूं, जबकि मैंने पिछले साल भी एनसीईआरटी करवाई थी, ठीक है, 5 चैप्टर करवाए थे उस टाइम भी कवर, लेकिन दोबारा करवा रहा हूं नए सिलेबस के अकॉर्डिंग, ठीक है। टाइम लगता है यार वीडियो को शूट करने में, फिर उसको अपलोड करने में, एक्सट्रैक्ट करने में बहुत टाइम लगता है। मेन बात है बनाने में तो फिर भी कम टाइम लगता है, जितने मान लो 1 घंटे में बन गया ये वीडियो, लेकिन इसके बाद इसको एक्सट्रैक्ट करने में, फिर उसको अपलोड करने में ये 2-3 घंटे का काम हो जाता है। यानी ओवरऑल अगर आपको 1 घंटे का कोई वीडियो मिल रहा है तो उसमें 2-3 घंटे, मिनिमम 3 घंटे की मेहनत छुपी हुई है, समझ रहे हो। तो यार लाइक जरूर कर देना सेशन की, तभी मोटिवेशन मिलता है कि यार चलो बच्चे को पसंद आ रहा है कंटेंट, ठीक है। आप लोग तो बोलते रहते हो सर जल्दी कर दो जल्दी कर दो, कोशिश करते हैं यार, ठीक है, ऐसा नहीं कि कोशिश नहीं करते हैं, करते हैं कोशिश, लेकिन टाइम भी तो लगता है यार, और भी चीज़ें तो करनी है, आपको पता है और भी बच्चे होते हैं, हर चीज़ देखनी होती है, आपको भी देखना है, सबको देखना है, ठीक है। तो इसलिए कभी नाराज मत होना, कभी ये मत सोचना कि नीयत खराब हो गई, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। आज भी वही है कि आपको क्वालिटी कंटेंट देना, पहले भी यही था और आज भी वही है, ठीक है। चलो, इन रोम्बस डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, ठीक है, तो ये डायगोनल्स बाइसेक्ट होते हैं, यानी हम ये कह सकते हैं कि ये वाली जो लेंथ है ए की जो लेंथ है वो ईसी के बराबर होगी और ईबी की जो लेंथ है वो ईडी के बराबर होगी, यही तो मतलब है। अच्छा एक चीज और है, देखो ईसी और ईए दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, तो मैं ये कह सकता हूं ना कि ईए जो वेक्टर है वो माइनस टाइम्स ऑफ ईसी वेक्टर होगा, क्योंकि अगर 2 वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में है ना तो आप माइनस साइन लगा सकते हैं, ठीक है, क्लियर है। अच्छा, और ऐसे ईबी जो वेक्टर है वो ईडी के अपोजिट है, तो ईबी जो है वो माइनस टाइम्स ऑफ ईडी हो जाएगा, तो ये फर्स्ट कंडीशन है, ये सेकंड। तो जरा इन दोनों को ऐड कर दीजिए, 1 + 2 कर दीजिए, तो यहां से कितना आ जाएगा, ईए प्लस ईबी इक्वल टू माइनस का ईसी माइनस का ईडी, यही तो आएगा। तो अगर इन दोनों को एलएचएस में कर दिया जाए तो ईए प्लस ईबी प्लस का ईसी प्लस का ईडी किसके बराबर आ जाएगा, 0 के। तो यहां से ऑप्शन आ गया ए पार्ट, क्या आ गया आंसर, यहां से आंसर आ गया हमारा ए पार्ट। क्लियर है सबको, समझ में आया। चलो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। अब 9th क्वेश्चन है डेफिनेट इंटीग्रेशन का, कि अगर तुम्हें 0 से पाई एक इंटीग्रेशन दे रखा है, e की पावर साइन स्क्वायर एक्स है, cos की पावर 3 2n + 1x है, dx है। तो डायरेक्ट देखने में तो बहुत बहुत बड़ा क्वेश्चन लग रहा है, पता नहीं कैसे सॉल्व होगा, ऊपर से ये ऑब्जेक्टिव है, लेकिन आपको अगर डेफिनेट इंटीग्रेशन जब कर लोगे तो एक प्रॉपर्टी होती है ये वाली, कि अगर 0 से 2a लिखा हुआ है, अगर ये लिमिट 2a है, ठीक है, तो आप क्या करो, इसका आंसर 2 होते हैं, या तो ट्वाइस हो जाता है और ये लिमिट जो है वो हाफ हो जाती है, या फिर आंसर 0 भी हो जाता है। लेकिन कब होता है वो समझ लो, जब आप f2a - x फाइंड आउट करो और वो fx के बराबर आ जाए, तब तो ये होगा। और अगर f2a - x जो है वो -fx के बराबर आ जाए तो भाई सीधा आंसर 0 होता है। ये प्रॉपर्टी आप पढ़ोगे डेफिनेट इंटीग्रेशन में। तो चलिए, अगर ये मेरा फंक्शन है fx, क्या है मेरा फंक्शन, fx है मेरा e की पावर साइन स्क्वायर x और cos क्यूब 2n + 1 × x dx, अभी कुछ मतलब नहीं है, सिर्फ फंक्शन को लेना है, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, हम 2a - x फाइंड आउट करते हैं। ये जो अपर लिमिट है इसी को हम 2a बोलते हैं, अपर लिमिट को ही 2a बोल रहे हैं, यानी अपर लिमिट 2a जो है वो पाई है। तो हम लोग f पाई - x निकालेंगे, क्या निकालेंगे, f पाई - x फाइंड आउट करेंगे। अगर f पाई - x अगर fx के बराबर आया तो ट्वाइस ऑफ ये फॉर्मूला लगेगा, और अगर वो -fx आ गया तो बहुत अच्छा है, 0 आंसर होगा। तो चलिए, जहां जहां x है इसको पाई - x रख देते हैं, तो e की पावर साइन स्क्वायर ब्रैकेट में पाई - x cos स्क्वायर 2n + 1 और पाई माइनस का x, ये आ जाएगा। तो f पाई - x इक्वल टू e की पावर, देखो साइन 180 - थीटा, ये ट्रिग्नोमेट्री का काम है, साइन थीटा ही होता है, तो e की पावर साइन स्क्वायर x आएगा,
ठीक है। अब इसमें पहले तो ये अंदर मल्टीप्लाई करो, यानी कॉस स्क्वायर है ना, और ये जो एंगल है थोड़ा सा मल्टीप्लाई कर लो, 2n+1 का पाई में मल्टीप्लाई माइनस, और 2n+1 का x में भी मल्टीप्लाई। थोड़ा स्पेस कम लग रहा है, चलो रुक जाओ मैं थोड़ा सा छोटा लिखता हूँ, इससे थोड़ा स्पेस ले लेता हूँ यहाँ से। तो हम f पाई माइनस x फाइंड आउट कर रहे हैं, तो ये e की पावर साइन स्क्वायर x आया, ब्रैकेट में यहाँ पे ये जो है कॉस स्क्वायर, और यहाँ पे जो एंगल है ना इसका अंदर मल्टीप्लाई करो, 2n+1 इंटू पाई होगा माइनस, और 2n+1 का मल्टीप्लाई x में भी होगा, ठीक है। ये ब्रैकेट क्लोज और ये बड़ा ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। अब cos 180 माइनस थीटा अगर करोगे, क्या करोगे, cos 180 माइनस थीटा, अच्छा ये पावर जो है वो 3 थी ऊपर, क्या थी 3, तो 3 कर लेते हैं, पावर 3, ठीक है। अब आपको देखो ये दिख रहा है cos, ये पाई होता है 180 और ये थीटा है, तो अगर आपको याद हो cos 180 माइनस थीटा, 180 माइनस मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट, और सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है माइनस cos थीटा, यानी माइनस आएगा, यानी इसमें ये वाली चीज हट जाएगी और ये तुम्हारा थीटा है, तो ये आएगा e की पावर साइन स्क्वायर x, अच्छा तो ये बनेगा माइनस, तो ऊपर से पावर है ऑड नंबर तो माइनस तो बाहर आ जाएगा, और ये बन जाएगा cos क्यूब, ये पूरा हट जाएगा, जैसे आप लिखते हो ना cos 180 माइनस थीटा, माइनस का cos थीटा, तो 180 तो हट जाता है ना, तो ये पूरा पार्ट हट जाएगा, सीधा थीटा वाला एंगल आएगा, 2n+1 इंटू एक्स, ये आ जाएगा। माइनस को बाहर कर दो, जैसे ही माइनस को बाहर करोगे तो ये और ये चीज मिला के, क्या ये हमारा फंक्शन f(x) के बराबर है, तो क्या ये माइनस f(x) आ गया, और माइनस f(x) का आंसर क्या होता है 0, तो इसका आंसर जो है वो 0 के इक्वल आएगा, किसके इक्वल आएगा, 0 के इक्वल। आएगा समझ में, तो इस तरीके से इसको करना था, ठीक है। आई होप आपको ये चीज क्लियर हो, दोबारा से समझ लेना, ठीक है। ये अच्छा क्वेश्चन दिया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको डिटरमिनेंट फाइंड आउट करना है, ये जो मॉड सा लगा देते डिटरमिनेंट होता है, आप चाहो तो इसका डिटरमिनेंट निकाल लो तो भी आंसर आ जाएगा। एक अगर प्रॉपर्टी अगर आपको पता है तो ये और जल्दी आ जाएगा। अगर आपके डायगोनल एलिमेंट दे रखे हैं आपको, ठीक है, अगर आपके पास डायगोनल एलिमेंट 0 हैं तो इसके चांस है कि ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो। कौन सी हो, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी है कि ए ट्रांसपोज जो होता है वो -a के इक्वल होता है, और अगर वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो याद रखना उसका डिटरमिनेंट 0 होता है। तो चलो चेक कर लेते हैं, हो सकता है ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो, हमारा काम हो जाए। चलो अगर ये एक मैट्रिक्स ए है तो इसका ट्रांसपोज निकालते हैं जरा। ट्रांसपोज कैसे निकलता है, पहला रो बन जाएगा पहला कॉलम, यानी 0 2x - 1 √x, ये सेकंड रो सेकंड कॉलम यानी 1 - 2x 0 2√x, और ये थर्ड रो थर्ड कॉलम तो -√x -2√x और 0। तो अगर मैं इसको और इसको देखूं तो मुझे साफ समझ में आ रहा है कि माइनस का चक्कर है। क्या, ये 2x - 1 लिखा है, ये प्लस का √x लिखा है, ये प्लस का 2√, यानी माइनस कॉमन लेना है। तो माइनस जब कॉमन लोगे ना तो प्लस वाली चीज माइनस बन जाएगी, माइनस वाली प्लस, उल्टा हो जाए, 0 तो 0 रहेगा, ये -1 + 2x हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का 2x प्लस का 1 हो जाएगा, ये 0, ये 2√x, ये माइनस का √x माइनस का 2√x और ये 0। अब ध्यान से देखो तो ये चीज और ये चीज सेम ही है ना, 2x - 1 2x - 1 1 - 2x 1 - 2x, यानी ये -a आ गया। और अगर ये -a आ गया तो यानी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का जो डिटरमिनेंट होता है वो हमारा 0 के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, 0 के। क्लियर हो गया, तो खेल खत्म हो गया इस क्वेश्चन का, ठीक है। क्वेश्चन 11 में हमें चेक करना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कॉन्स्टेंट ऑफ दिस लीनियर प्रॉब्लम। अच्छा जी, तो देख लेते हैं, एक एक करके ऑप्शन से ही चेक कर लेते हैं। देखो पहला ऑप्शन है x + y ≥ 2। कैसे चेक करें, अगर आपने इस चैप्टर को कर लिया तो आपने देखा होगा ये जो ओरिजिन होता है ना 0,0, इसको पुट करके हम ये देखते हैं कि हमारा जो लाइन का जो आंसर है वो इस साइड है या इस साइड है, तो इससे हमें एक आइडिया लग जाएगा। तो अगर हमने पुट कर दिया
0,0, तो 0 + 0 > 2, 0 > 2, तो ये कंडीशन कैसी है? फॉल्स है। फॉल्स का मतलब है अगर ये x + y, देखो x + y, ये अल्टीमेट लाइन कौन सी है? x + y = 2 है, ठीक है। तो ये वाली जो लाइन है इसका ये रिजल्ट फॉल्स आ रहा है, इसका मतलब ये ऑरिजिन को इंक्लूड नहीं करेगा, यानी ऊपर साइड जा रहा होगा। और तुम देख भी रहे हो कि तुम्हारा जो कॉमन पार्ट है वो इधर है, यानी ऊपर साइड है, यानी ये वाला तो सही है, मतलब ये चीज तो सही है, लेकिन हमें कौन सा बताना है? नॉट करेक्ट, मतलब जो करेक्ट नहीं है। तो ये तो करेक्ट में आ गया पहला ऑप्शन। चलो दूसरा ऑप्शन रखते हैं इसी तरीके से, x + 2y <= 10, तो पुट 0,0, तो 0 रखा तो 0 < 10, तो ये ट्रू आ गया। तो देखते हैं हमारी ये वाली लाइन कौन सी है। देखो x + 2y 10 वाली ये लाइन है, तो इस लाइन का ट्रू आंसर आया, यानी इस लाइन के नीचे वाला आंसर होगा, यानी ऑरिजिन यहां है। अगर ट्रू आता है तो आंसर को इंक्लूड करना होता है, तो इसको इंक्लूड जब करोगे, यानी नीचे साइड है, तो ये वाला इसमें आंसर है भी, नीचे साइड ही आंसर है, तो भैया ये भी सही हो गया, ये भी सही हो गया। तो ए और बी तो सही है। अब आ जाओ सी पे, अब आ जाओ जरा सी पे। तो सी है x - y > 1, तो यहां पे पुट करा 0 0, तो 0 - 0, तो 0 > 1, क्या ये आ गया? फॉल्स आ गया। 0 1 से बड़ा तो नहीं होता है, तो फॉल्स है। और ये लाइन कहां है? ये है x - y = 1, ये लाइन है, ये लाइन है, और इसमें फॉल्स आया है। तो फॉल्स का मतलब क्या है कि ये ऑरिजिन साइड नहीं जाएगा, तो इसका आंसर नीचे साइड आना चाहिए, और जबकि कॉमन पार्ट इसकी जस्ट ऊपर है, तो यही तुम्हारा आंसर, ये फॉल्स है। खुद सोचो, फिर सुनो, हमने जब 0 0 रखा तो ये फॉल्स आया, तो अगर ये मेरी लाइन है, तो अगर फॉल्स है तो फॉल्स का मतलब ये हुआ ना कि ऑरिजिन साइड नहीं जाएगा। आपने यही सीखा होगा ना इस चैप्टर में, अगर ट्रू होता है तो ऑरिजिन साइड जाएगा, और अगर फॉल्स हुआ तो ऑरिजिन साइड नहीं जाएगा, तो नीचे आएगा। तो कॉमन पार्ट में लाई नहीं कर रहा है, तो ये आंसर नहीं होना चाहिए। तो जबकि हमसे यही पूछा है, तो यही फिर हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये बोला ना इज नॉट अ कांस्टेंट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 में बोला है कि एक ए वेक्टर एक बी है, और देन फाइंड द वेक्टर फॉर्म ऑफ कंपोनेंट ए ऑन बी, आपसे ऐसा बोला है, ठीक है। तो यहां पे क्या है ना, आपको एक फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। यहां पे क्या है, आपको एक फॉर्मूला याद रखना होगा, तो फॉर्मूला याद रख लीजिए, चीजें आसान हो जाएंगी, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला आप याद रखो कि इसका फॉर्मूला है a.b अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ b का स्क्वायर, और ब्रैकेट में कर लेना, और यहां पे वेक्टर b, ठीक है। क्या हुआ? a.b, ठीक है, अपॉन मतलब जिसके अलोंग बताना, जैसे बोला ना कंपोनेंट ए ऑन बी अलोंग बी, तो इसका फॉर्मूला याद रखो कैसे, a.b अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ b का स्क्वायर b वेक्टर। अच्छा, अगर इसको थोड़ा और अगर मैं प्रूफ करने के बारे में बात करूं कैसे आया होगा, तो मैं तरीका बताता हूं। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, a का अगर b पे प्रोजेक्शन करते हैं तो क्या ये फॉर्मूला है a.b अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ b, है ना फॉर्मूला। और ये तो हो गया तुम्हारा क्या, प्रोजेक्शन करवाना। अब इसके अलोंग तुम्हें वेक्टर लिखना है, तो किसके अलोंग लिखना है? बी के अलोंग, तो बी पे लग जाएगा यूनिट वेक्टर। तो फिर फाइनली कितना आ जाएगा? अच्छा, बी का अगर यूनिट वेक्टर तो इसका फॉर्मूला होता है बी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी। अब आया समझ में ये स्क्वायर क्यों आया? तो देखो फाइनली यही बन जाएगा। तो इस तरीके से आप सोच सकते हो। चलो अब फटाफट वैल्यू निकाल लेते हैं। a.b, पहले a.b निकाल लो। a.b कैसे निकलता है? अब a.b कैसे आता है? अगर आपने कर लिया वेक्टर i का कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई दूसरे वाले i का, तो यहां पे 4 है i का कोफिशिएंट, यहां पे i का कोई कोफिशिएंट नहीं है 0, j का यहां पे 6 है, यहां पे 3 है, तो 6 × 3 ये तो 18 आ जाएगा। और k का इधर नहीं है, अब लिखना चाहो तो k का यहां नहीं है और यहां पे है k का, तो फाइनली 18 ही आएगा। और हमें चाहिए b का मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड कैसे निकलता है? स्क्वायर रूट ऑफ i के कोफिशिएंट का स्क्वायर 0, j के कोफिशिएंट का स्क्वायर और 4 के मतलब k के कोफिशिएंट का स्क्वायर। 9 + 16 25 आएगा, स्क्वायर रूट 5। तो चलो ये ऊपर आ गया 18, नीचे आ गया 5, और b वेक्टर। अच्छा,
b का स्क्वायर है यानी इसका स्क्वायर करना नहीं 25, और b वेक्टर कितना है 3i 3j प्लस का 4k। चेक कर लो कौन सा ऑप्शन है, चेक कर लीजिए कौन सा ऑप्शन है, ठीक है, आपको आंसर मिल जाएगा। चेक करो साइज से कौन सा आ गया 25, बी पार्ट आ गया, तो देख लीजिए बी पार्ट आपको आंसर मिल जाएगा। 12 का आंसर हो गया बी पार्ट, ठीक है, ये वाला आंसर हो गया। नेक्स्ट देखो, अब नेक्स्ट वाला जो है प्रॉपर्टीज पे बेस्ड है। गिवन दैट ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, ये ऑर्डर याद रखना बहुत जरूरी है। हमें निकालना है एडजॉइंट 2a, ये निकालना है। और याद रखो इसका एक फॉर्मूला होता है एडजॉइंट a का, वो होता है डिटरमिनेंट ऑफ a की पावर n-1। n यहां पे क्या होता है ऑर्डर, ठीक है, तो ऑर्डर कितना है 3 है, तो ये कितना आ जाएगा एडजॉइंट यहां पे 2a है, अगर a होता है तो a आता है, तो यहां 2a आएगा, 2a की पावर n-1, 2a की पावर क्या आएगा n-1, यानी कि 3 ऑर्डर है तो 3-1 करना पड़ेगा, तो ये आ गया 2a की पावर 2 आ जाएगा, यहां पे कितना आ जाएगा, ये आ गया 2, ठीक है। तो यानी ये हम एक ब्रैकेट में भी ऐसे लिख देते हैं कि 2a है, अभी ये 2a पे डिटरमिनेंट और पावर है इसकी 2, ठीक है, ऐसे समझो इसको, क्योंकि अब डिटरमिनेंट से मुझे 2 भी हटाना है, तो इसका फॉर्मूला क्या है कि डिटरमिनेंट a में अगर कोई कांस्टेंट नंबर आ जाए तो ये k की पावर n डिटरमिनेंट ऑफ a होता है, तो ये फॉर्मूले आपको पता होना चाहिए। तो n वही ऑर्डर है यहां पे, तो 2 बाहर अगर आएगा तो 2 की पावर n तो 3 है, और डिटरमिनेंट ऑफ a की पावर यहां पे क्या है 2 है, तो ये 2 इसको भी मिलेगा और इसको भी मिलेगा, तो 2 की पावर 6 आ जाएगा, डिटरमिनेंट a का स्क्वायर आएगा, तो 2 की पावर 6, डिटरमिनेंट ऑफ a है -2, तो -2 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 64 इंटू 4, 16, 256 कितना आ जाएगा, अच्छा पावर में दे रखा है, तो 2 की पावर 8 आ जाएगा, 2 की पावर 8 कौन सा है डी पार्ट आ जाएगा, कितना आएगा, क्या डी पार्ट आ रहा है, मेरे पास है आंसर वैसे, हाँ डी पार्ट आ रहा है इसका, क्लियर। तो 2 प्रॉपर्टी इस क्वेश्चन में सीखने को मिल गई। अब आप देख रहे हो कैसे कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन बना रखे हैं, सिंपल नहीं है सारे, फॉर्मूले पता होना चाहिए। एडजॉइंट ए का डिटरमिनेंट जो होता है वो होता है डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर n-1, डिटरमिनेंट ऑफ के जो है वो k की पावर n डिटरमिनेंट ऑफ ए, 2 फॉर्मूले यहां पे यूज हो रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 14, प्रॉब्लम इन मैथमेटिक्स इज गिवन टू 3 स्टूडेंट्स of solving it are this respectively. If the event they are solving the problem are independent, then the probability that problem will be solved, ठीक है। इस क्वेश्चन को करने के 2-3 मेथड हैं, तो मैं अभी फिलहाल एक मेथड पे बात कर रहा हूं। बोला कि प्रॉब्लम सॉल्व हो जानी चाहिए, मतलब आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड। अच्छा, प्रॉब्लम कब सॉल्व हो जाएगी, 3 स्टूडेंट हैं, पहले वाले ने सॉल्व कर दिया, इन दोनों ने नहीं करा तब भी हो जाएगा, इसने कर दिया, इन दोनों ने नहीं करा तब भी हो जाएगा, इसने कर दिया तब भी, 2 ने कर दिया तब भी हो जाएगा, 3 ने कर दिया तब भी, बहुत सारे केस बन रहे हैं। इसका जस्ट उल्टा सोचते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व कब नहीं होगी वो निकाल लेते हैं और उसको 1 से माइनस कर देते हैं, यानी कि 1 माइनस कर दो, प्रॉब्लम इज नॉट सॉल्व्ड, प्रॉब्लम इज नॉट सॉल्व्ड। समझ रहे हो, अगर प्रॉब्लम सॉल्व करवानी है तो टोटल प्रोबेबिलिटी से वो माइनस कर दो जब प्रॉब्लम सॉल्व ना हो रही हो। तो बताओ प्रॉब्लम कब सॉल्व नहीं होगी, जब तीनों ही सॉल्व ना कर पाए। तो अगर 3 लोग हैं तो इसको ए बोले, इसको बी, इसको सी, तो सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी तो दे रखी है, मतलब आपको तो सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी दे रखी ना। हम लेट से पी हमें दे रखा 1/2, पी भी दे रखा है 1/3 और पी सी दे रखा है 1/4। ये तो सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी दे रखी है, ये तो ऑलरेडी आपको सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी दे रखी है, पी ए, पी बी, पी सी। लेकिन हमें चाहिए प्रॉब्लम सॉल्व ना हो, तो आपको पता है ना 10th में भी सीखते आए हैं कि अगर ये सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी है तो इस पे बार लगा दो, ऐसी बी को सॉल्व नहीं करना है तो बार लगा दो, यानी उसका उल्टा सी के सॉल्व करने की ये प्रोबेबिलिटी है तो पी सी बार लगा दो। मतलब बार का मतलब है
इसका उल्टा यानी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है, ठीक है। तो बस अच्छा पी ए बार कैसे आता है, अगर मैं आपसे बोलूं पी ए बार निकाल लो तो कैसे निकलता है, 1 माइनस करना होता है ये, तो ये 1/2 आ गया। अगर मैं पी बी बार की बात करूं ये कैसे आएगा, 1 माइनस 1/3 यानी 2/3 आ जाएगा। और अगर मैं बोलूं पी सी बार निकाल लो तो कैसे आएगा, 1 माइनस 1/4 यानी 3/4 आ जाएगा। समझ में आया। तो इन सारी वैल्यूज को यहां पुट कर देंगे और आंसर निकाल लेंगे। तो 1 माइनस ये आपका 1/2, ये आपका 2/3, ये आपका 3/4, ऐसे तो आएगा। 3 से 3 कट गया, 2 से 2 कट गया, तो 1 माइनस 1/4, तो क्या आंसर 3/4 आ जाएगा। आया समझ में। तो आंसर क्या आ गया 3/4। तो 14 का आंसर जो है डी पार्ट आ गया। डी पार्ट, तो डी पार्ट है इसका आंसर 3/4, ठीक है। ये इसका आंसर हो गया। अब नेक्स्ट देखो 15th में बोला जनरल सॉल्यूशन बताओ इस इक्वेशन का। तो देखो y dx दे रखा है माइनस का x dy दे रखा है इक्वल टू 0। तो y dx किसके बराबर आ जाएगा, x dy के। तो इसमें तो वेरिएबल सेपरेबल मेथड लग जाएगा क्योंकि ये dx अपॉन x हो जाएगा और dy अपॉन y। अब आपने वेरिएबल सेपरेबल मेथड पढ़ा होगा कि इंटीग्रेशन लगा दो, तो ये log x आ जाएगा, ये log, या ऐसे कर लो इधर y का टर्म इस साइड लिख लो, चलो x dy इक्वल टू x dx लिख लो, ठीक है। तो dy, सॉरी कुछ गड़बड़ हुआ है क्या, हाँ गड़बड़ हुआ है, y था ना ये, y dx किसके बराबर हो गया, x dy के, यानी कि x dy है y dx के बराबर। तो y का टर्म इधर ले आओ, तो dy अपॉन वाई इक्वल टू dx अपॉन x। अब इंटीग्रेट कर दो तो y, अब dy अपॉन y क्या होता है, log y, ये क्या हो जाएगा log x। और ये कांस्टेंट भी लेना होता है इंटीग्रेशन में, तो हम कांस्टेंट log c लेंगे, क्या लेंगे log c। तो ये बन जाएगा log y इक्वल टू, अब log की प्रॉपर्टी है log m प्लस log n, log m इंटू n हो जाता है, यानी x इंटू c हो जाएगा। कंपेयर करके log हटा दो तो y इक्वल टू एक्स सी या सी एक्स आ जाएगा। तो y इक्वल टू क्या आ गया सी एक्स, जो कि ऑप्शन है सी पार्ट। क्लियर। तो क्या इसका आंसर सी पार्ट है, एक चेक कर लेते हैं, हाँ सी के 15 का सी पार्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर हैं तो याद रखना उन दो वेक्टर का, यानी दो वेक्टर अगर a डॉट b करोगे तो उनका प्रोडक्ट क्या आएगा 0। दो वेक्टर परपेंडिकुलर हैं तो इनका डॉट प्रोडक्ट जो होता है वो 0 के बराबर होता है। तो और डॉट प्रोडक्ट कैसे आता है, i का मल्टीप्लाई i में 2 इंटू 3 प्लस j का मल्टीप्लाई j में तो -1 इंटू लैम्डा, कोफिशिएंट लेते हैं सिर्फ, k का मल्टीप्लाई k में 2 इंटू और यहाँ पे 1 है इक्वल टू 0, ठीक है। तो 6 माइनस लैम्डा प्लस 2 इक्वल टू 0, तो लैम्डा कितना आ गया 8 आ गया। डी पार्ट, क्या 16 का डी पार्ट आ गया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स वेयर दिस फंक्शन इज डिफरेंशिएबल। कहां पे ये डिफरेंशिएबल है, ठीक है। एफ एक्स दे रखा है एक्स प्लस का मॉड एक्स, ठीक है। एफ एक्स दे रखा है एक्स प्लस मॉड एक्स। अब ये मॉड एक्स आ गया ना, तो मॉड एक्स की वजह से ये दो पार्ट में ब्रेक होगा। अगर हमारा x की वैल्यू 0 से बड़ी है, मतलब x की जो वैल्यू है अगर वो 0 से बड़ी है तो ये जो मॉड है ना वो पॉजिटिव से ब्रेक होगा, तो ये 2x आ जाएगी वैल्यू। इस मॉड को मैंने पॉजिटिव से ब्रेक कर दिया। और जब x की वैल्यू 0 से छोटी होगी तो ये मॉड नेगेटिव से ब्रेक होगा, तो 0 आएगा। यानी अगर आप x की वैल्यू 0 से बड़ी पुट करोगे तो 2x है, और अगर x की वैल्यू 0 से कम रखोगे तो 0 ही आएगा हमेशा। तो अगर इसका एक ग्राफ बना लिया जाए, इसका एक ग्राफ बना लिया जाए और ये समझने की कोशिश किया जाए तो क्या है, अगर आप x इक्वल टू 0 से बड़ा लेते हो, यानी कि इस साइड, यानी ऑरिजिन अगर यहां पे है ना तो ऑरिजिन के राइट साइड की बात हो रही है, तो हमारा कर्व क्या है, यानी एफ एक्स जो है वो किसके बराबर है 2x के बराबर है। यानी कि y, हम एफ एक्स को ही y बोल देते हैं। तो अगर इसको ध्यान से देखें y इक्वल टू 2x, तो क्या ये एक स्ट्रेट लाइन है। x को 0 पुट करोगे तो y 0 मिलेगा, x को 1 रखोगे तो 2 मिल जाएगा, 3 रखोगे 6, तो एक स्ट्रेट लाइन ऐसी मिल जाएगी कुछ, ठीक है। एक तुम्हें स्ट्रेट लाइन मिल जाएगी।
और जब तुम x को 0 से छोटा रखोगे तो हमारे फंक्शन की वैल्यू हमेशा क्या है, 0। और फंक्शन 0 का मतलब है y इक्वल टू 0, और y इक्वल टू 0 का मतलब x एक्सिस। तो जैसे ही x की वैल्यू 0 से कम रखोगे तो हमारा आंसर ये वाला आएगा। तो ये फंक्शन कंटिन्यूअस दिख रहा है आपको, और जो फंक्शन कंटिन्यूअस होता है वो डिफरेंशिएबल होता है। तो ये कंटिन्यूअस तो है, लेकिन ये जो है शार्प एजेज है, शार्प पॉइंट है ये वाला, और जो शार्प पॉइंट होता है ना वहां पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता है। शार्प मतलब कॉर्नर पॉइंट, मतलब ये बोल सकते कॉर्नर जो पॉइंट है ना ये बहुत शार्प है, मतलब ऐसे ऐसे है, मतलब वी शेप हो, मतलब कॉर्नर समझ, एक कर्व होता है, देखो एक कर्व होता है, एक शार्प एज होती है इस तरीके की। तो ये जब भी होता है उस पे वो डिफरेंशिएबल नहीं होता है। तो अगर ये नंबर लाइन है, यहां माइनस इनफाइनाइट है, यहां प्लस इनफाइनाइट है, तो 0 को छोड़ दो, इधर भी डिफरेंशिएबल है, इधर भी डिफरेंशिएबल है। तो ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। 0 छोड़ दिया, ओपन ब्रैकेट का क्या मतलब है, 0 आंसर में नहीं है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, सी पार्ट। क्या आ जाएगा आंसर, सी पार्ट। आया समझ में? इस तरीके से करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 लिखा द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ अ लाइन दिस, यानी आपके पास L है 1/c, M है आपके पास 1/c, और N भी है आपके पास 1/c। डायरेक्शन कोसाइन को हम LMN से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर हमें C के बारे में बताना है, ऑप्शन इतने सारे दे रखे हैं। तो हमारे पास फॉर्मूला है L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर इक्वल टू 1। तो L है 1/c, M है 1/c, और N है 1/c का स्क्वायर इक्वल टू 1। तो 1/c स्क्वायर प्लस 1/c स्क्वायर प्लस 1/c स्क्वायर इक्वल टू 1। तो ये आ जाएगा 3/c स्क्वायर इक्वल टू 1, c स्क्वायर आ जाएगा 3, तो स्क्वायर रूट कर दो तो प्लस माइनस √3 आ जाएगा। c के लिए क्या आ गया, प्लस माइनस √3, यानी डी पार्ट। डी पार्ट विल बी योर आंसर, ठीक है। चेक कर लेते हैं, डी पार्ट ही आ रहा है इसका आंसर, ठीक है। अब एसर्शन रीजनिंग के 2 क्वेश्चन है, तो जरा एसर्शन रीजनिंग के बारे में पहले पढ़ लो। क्या है कि अगर एसर्शन रीजन दोनों ट्रू हैं और आर जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, तो भैया ठीक है, ए पार्ट। दोनों ट्रू है लेकिन रीजन जो है आर जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो बी ऑप्शन होगा। ए ट्रू है, आर फॉल्स है, तो सी, और पहला ए ही अगर फॉल्स हो जाए और आर ट्रू है तो डी, ठीक है। अब जैसे ये क्वेश्चन दे रखा है, बोला है कि पॉलिनोमियल एक f(x) पॉलिनोमियल फंक्शन है डिग्री 6, और उसका जो डिफरेंशिएशन है वो ये है, मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ f(x) हमें दे रखा है x - 1 का क्यूब और x - 3 का होल स्क्वायर। और एसर्शन बोल रहा है कि फंक्शन की जो मिनिमम वैल्यू है वो 1 पे है, फंक्शन की जो मिनिमम वैल्यू है वो 1 पे है, ऐसा इस क्वेश्चन में बोला गया है, ठीक है। अच्छा, कि 1 पे अगर इसकी मिनिमम वैल्यू है तो अच्छा, अब रीजन इसका क्या दे रखा है, रीजन पढ़ लेते हैं कि डिफरेंशिएशन जो है फंक्शन का अगर लेस देन 0 है और डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन का ग्रेटर देन 0 है, और बता रखा है कि h इज इनफाइनाइटली स्मॉल पॉजिटिवली क्वांटिटी और f(x) हैज मिनिमम एट a। अब ये बड़ी कंफ्यूजिंग सी लाइन है, मैं एक एग्जांपल समझाता हूं। जैसे ये कर्व है तुम्हारा, ये कोई पॉइंट है a, ये कोई पॉइंट है a, अगर तुम a से थोड़ी कम वैल्यू लेते हो, जैसे कि a - h, ठीक है, तो अगर इसका डिफरेंशिएशन लेस देन 0 है, इसका मतलब इसकी जो स्लोप होगी वो कुछ इस तरीके से होगी। क्योंकि देखो हमारा ये x एक्सिस होता है और ये y एक्सिस होता है, अगर स्लोप 90 डिग्री से ज्यादा एंगल बना रही है तो स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है, tan थीटा, और हमारा एंगल अगर 90 से बड़ा है तो सेकंड क्वाड्रेंट, तो tan थीटा के लिए नेगेटिव आएगी। तो ये डिफरेंशिएशन का मतलब स्लोप से ही होता है, अगर आप पढ़ोगे जब तो ये स्लोप का कॉन्सेप्ट सीखोगे उस टाइम। तो अगर स्लोप लेस देन 0 है तो यानी ये लाइन ऐसी नहीं बन सकती, कभी ऐसी ही बनेगी, ठीक है। और जब तुम a प्लस h का मतलब है a से थोड़ा ज्यादा आगे आ गए इधर, तो वो पॉजिटिव है। पॉजिटिव मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाइन होगी इस तरीके से, तो वो लाइन कुछ ऐसी होगी। तो सीधी बात बताओ, खुद सोच के देखो, अगर एक लाइन ऐसी मिल रही है और एक लाइन ऐसी मिल रही है, तो पक्का इसका जो मिनिमम वैल्यू आ रहा होगा वो यही तो आ रहा होगा। तो भाई बता रहा है कि f(x) हैज मिनिमम एट x = a,
प्रोवाइडेड एफ एक्स इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन। सीधी बात है, जब कंटिन्यूअस होगा तभी ये सब मिलेगा, तभी तो ये LHL और ये RHL सेम होंगे। समझ में आया? तो ये ठीक है, आया समझ में? तो अब इसे बोला कि एफ एक्स की मिनिमम वैल्यू है 1 पे, तो उसके लिए तो भाई अगर कोई फंक्शन तुम्हें देखना है कि 1 पे है या नहीं है, ठीक है, हमारा डिफरेंशिएशन आ चुका है, तो अगर आपको देखना है कि 1 पे है या नहीं है, ये रीजन तो बिल्कुल सही है, रीजन तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि हाँ ए पे मिनिमम वैल्यू देगा, लेकिन अगर आपको देखना है तो दो फैक्टर हैं तुम्हारे, तो x माइनस 1 को 0 करोगे तो x 1 आ जाएगा, और x माइनस 3 को 0 करोगे तो x कितना आएगा 3। तो चलो अब एक 1 है और एक 3 है, अब 1 पे या तो मिनिमम होगा या मैक्सिमम होगा, ऐसी 3 के लिए। तो इस वाले फंक्शन का जो ये डिफरेंशिएशन आ चुका है, इसका एक बार और डिफरेंशिएशन कर देना, डबल डेरिवेटिव। क्या कर देना? डबल डेरिवेटिव। तो डबल डेरिवेटिव जब करोगे और फिर x की वैल्यू 1 जब पुट करोगे इसमें, तो वो वैल्यू पॉजिटिव आएगी। करके देख लेना डबल डेरिवेटिव, मतलब इसका प्रोडक्ट रूल लगा के डिफरेंशिएट कर लेना, पॉजिटिव आएगा, और पॉजिटिव का मतलब हो जाएगा ये मिनिमा, ये आप मैक्सिमम मिनिमा में कवर हो जाएगा ये चीज, ठीक है। तो ये भी सही हो जाएगा और ये इसको सही एक्सप्लेन भी कर रहा है, तो फाइनली इसका ए पार्ट हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो अब आप देख सकते हो कि जो क्वेश्चंस की क्वालिटी है वो कितनी बढ़िया हो चुकी है, ठीक है, समझ रहे हो। चलिए लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं सेक्शन ए का। बोला एसर्शन बोला है कि 1 2 3 4 ये डोमेन है, ये कोडोमेन है। 1 का x से कनेक्शन है, देखो फंक्शन में क्या है, 1 का कनेक्शन है x से, 2 का कनेक्शन है y से, 3 का कनेक्शन है z से, और फंक्शन में डोमेन में एलिमेंट था 4, इधर था p, और बोला है ये बाइजेक्टिव फंक्शन है। ये तो गलत है, बोला है बाइजेक्टिव फंक्शन तो तब होता है ना जब ये भी किसी से इससे कनेक्टेड होता। 4 और p के बारे में तो कुछ दे ही नहीं रखा है, और अगर यही फॉल्स हो गया, एक बात ध्यान रखना, अगर दो में से कोई भी एक फॉल्स हो जाए, अरे ये क्या हो गया, चल ही नहीं रहा, ठीक है, अगर दो में से कोई एक भी फॉल्स हो जाए ना, तब तो कुछ एक दूसरा पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि इसका आंसर ऑलरेडी डी पार्ट हो गया है। क्योंकि अगर एक फॉल्स होता है ना, दोनों फॉल्स का चक्कर होता ही नहीं है, क्योंकि आप देखना सी और डी ऑप्शन को, एक फॉल्स होता है एक ट्रू होता है, तो ये पक्का ट्रू होगा बिना पढ़े आप बोल सकते हो ट्रू है, तो इसका आंसर तो डी पार्ट, सॉरी सी पार्ट आता है ना, एक मिनट, हाँ नहीं डी पार्ट आता है, डी पार्ट, ठीक है, डी पार्ट ही आता है जिसमें आप बोलते हो कि एसर्शन फॉल्स है और रीजन ट्रू है। क्लियर है सबको, समझ में आ गई बात अच्छे से, ठीक है, तो डी पार्ट है। अब ये देख लो ये ट्रू है क्यों है, देखो 1 का x है, 2 का y है, 3 का z है, और इसकी डोमेन में 1 2 3 है, तो 1 1 तो होगा ना, हर एलिमेंट की अलग अलग लैंग्वेज है। तो फाइनली ये कंप्लीट हो गया है, और आई होप आपको सब कुछ समझ में आया हो। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर देना और इस मेहनत को प्यार दे देना, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। लास्ट में एक ही बात बोलूंगा कि आप सभी सफल हो। धन्यवाद।